मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सुबोध गुप्ता। आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे कि कोई भी प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस समय हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसे एग्रीमेंट टू सेल भी कहते हैं, सेल एग्रीमेंट भी कह देते हैं इसको। उस एग्रीमेंट में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, और कई बार मैटर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और सालों साल चलता रहता है। उसमें 8-10 मुख्य बातें लिखी रहती हैं कि ये ख़रीदार है, ये बेचने वाला है, ये प्रॉपर्टी है, इतने में सौदा तय हुआ है, इतनी तारीख से पहले रजिस्ट्री करवा लेंगे, पैसे इतने एडवांस के तौर पर अभी दे दिए हैं, इतनी तारीख तक पे कर देंगे, और इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन इत्यादि नहीं है, कोई कोर्ट केस इत्यादि नहीं है, और 2 गवाहों के साइन करा लिए जाते हैं। कोई स्टैम्प पेपर ख़रीद लिया जाता है 20-50-100 रुपये 500 रुपये का, और समझते हैं कि काम हो गया पुख्ता। ऐसा नहीं है। अब चलते हैं इस बात की गहराई में। पहली सावधानी तो आपको ये रखनी है एग्रीमेंट टू सेल बनाते समय कि जितनी भी पार्टीज़ हैं सबके नाम उसमें आने चाहिए, यानी जितने भी खरीदार हैं और जितने भी बेचने वाले हैं सबके नाम लिखने हैं। अगर 2 खरीदार हैं तो दोनों के नाम लिखने हैं, 2 बेचने वाले हैं तो दोनों के नाम लिखने हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम छूटना नहीं चाहिए, सबके उस पर साइन होने चाहिए। जितने भी खरीदार हैं सबके साइन होने चाहिए, जितने भी बेचने वाले हैं उन सबके भी साइन होने चाहिए। जो आप नाम लिखें खरीदार का या बेचने वालों के, उनके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या किसी भी भाषा में हो। नाम अगर आधार कार्ड में उनका अलग आ रहा है, पैन कार्ड में अलग आ रहा है, तो जो पिछली रजिस्ट्री में नाम है वही नाम आप उस एग्रीमेंट टू सेल में लिखिए। ब्रैकेट में आधार नंबर मेंशन कर दीजिए, पैन नंबर भी मेंशन कर दीजिए। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी चाहिए एग्रीमेंट टू सेल में कि उसके हर पेज पे साइन करवाने हैं। अगर वो 2 पेज का है तो दोनों के दोनों पेज पे साइन कराने हैं, 3 पेज का है तो तीनों के तीनों पेज पे सभी पक्ष साइन करेंगे। हाँ, गवाहों के साइन सिर्फ अंतिम पेज पर ही पर्याप्त हैं। 2 विटनेस कंपलसरी होने चाहिए। जो सुझाव ये है कि विटनेस एक बायर की तरफ का होना चाहिए और एक सेलर की तरफ का होना चाहिए। नेक्स्ट सावधानी ये रखनी है कि जो एग्रीमेंट टू सेल का फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है साइन करने के लिए, उसकी सभी शर्तों को पढ़ना है। मजाक नहीं है उसमें कोई बात जो लिखी हुई है। लोग सोचते हैं ये तो ऐसे ही होता है, मारो साइन। ऐसे नहीं होता है। ऐसे तब तक ही होता है जब तक कहानी चल रही है। अब एक स्टैंडर्ड क्लोज में देखता हूँ एग्रीमेंट टू सेल में आमतौर पर लिखी रहती है, इंग्लिश में लिखा रहता है देयर इज नो इनकम्बरेंस और चार्ज और लीन ऑन दिस प्रॉपर्टी। हिंदी में लिखा रहता है कि इस प्रॉपर्टी के पे किसी भी प्रकार का चार्ज, ऋण, बैंक लोन इत्यादि नहीं है। और मज़े की बात तो यह है कि बैंक लोन होता है उस समय उस प्रॉपर्टी पे, फिर भी ये लिखा रहता है। और ना बायर उसको हटाता, ना सेलर उसको हटाता, ना प्रॉपर्टी डीलर उसको हटाता, क्योंकि ढर्रे पे गाड़ी चल रही है। ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है। परंतु आपको ध्यान ये देना है कि जिस समय आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं अगर अपनी किसी को, उस प्रॉपर्टी पे अगर उस समय बैंक लोन चल रहा है तो ये लाइन नहीं लिखनी कि इस पे कोई बैंक लोन नहीं है, बल्कि ऐसा लिखना है कि इस प्रॉपर्टी पे इस समय बैंक लोन चल रहा है, इस बैंक से चल रहा है। इतनी सेलर ने आश्वासन दिया है कि जो बैंक लोन चल रहा है वो उसको इतनी तारीख तक पूरा करके बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC ले आएगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट ले आएगा और ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर ले आएगा। लिखिए उसके अंदर। इसी प्रकार जिस प्रॉपर्टी का सौदा हो रहा है वहाँ पे अगर इस समय कोई किराएदार रह रहा है तो इस बात को मेंशन कीजिए। जब रजिस्ट्री हो जाए बायर के नाम पे, तब न्यू रेंट एग्रीमेंट या न्यू जो भी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट आपने बनाना है एज ए बायर, वो आप रिवाइज कर लीजिए उसको उस दिन से। इसी प्रकार अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हैं उसमें कोई कमी है किसी प्रकार की, चाहे वो कानूनी कमी है या किसी भी प्रकार की कोई कमी है, उसकी मेंटेनेंस में कमी है, रिपेयर में कमी है, या उसका कोई हिस्सा टूटा हुआ है, कुछ भी, तो अगर बायर को आपने वो बात बता ही दी है, भाई या तो आपने छुपा ही ली हो, झूठ बोल के आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर बायर को आपने बता दिए भैया इस प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम है,
ये छोटी सी दिक्कत है, और बायर ने समझ लिया कि हाँ ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आई एम रेडी, आई एम ओके, तो आप उस बात को डिस्क्लोज कर दो एग्रीमेंट टू सेल में एज ए सेलर। बायर बाद में आप पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि इन्होंने मेरे को झूठ बोला, मुझे मिस रिप्रेजेंटेशन किया, मेरे को गलत बताया गया, मेरे से बात छुपाई गई, वो ऐसा नहीं बोल सकता। एक अन्य सावधानी है एक और इम्पोर्टेंट क्लॉज के बारे में जो आमतौर पर सेल एग्रीमेंट में लिखी जाती है कि बायर बैंक से लोन लेगा और लोन पास न होने की दशा में यह एग्रीमेंट निरस्त माना जाएगा, रद्द माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। अब बायर तो इसमें सेफ हो गया कि अगर उसका बैंक लोन पास नहीं हुआ तो एग्रीमेंट कैंसिल माना जाएगा, परंतु एज ए सेलर तो अटक गया, क्योंकि अगर बायर का लोन पास नहीं हुआ तो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, टाइम भी ख़राब हुआ, पैसे भी ख़राब हुए, सौदा भी कैंसिल हो गया। तो उसमें हल्का मॉडिफिकेशन ये करने का मैं सजेशन देता हूँ, जो कि जायज़ भी है, कि बैंक लोन दो वजह से रिजेक्ट होता है। या तो बायर को लोन बैंक देना नहीं चाहता है, वो डिफ़ॉल्टर है या उसकी इनकम ठीक नहीं है, या प्रॉपर्टी में कोई कमी नहीं है, प्रॉपर्टी में कोई कमी है। तो आप एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ये लिखिए कि अगर यह लोन बायर को बैंक से लोन नहीं मिलता है इस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की तकनीकी या कानूनी कमी की वजह से, तो ये एग्रीमेंट निरस्त माना जाएगा। और अगर बायर इस बात पे तैयार नहीं है तो बायर एज ए बायर आप पहले अपना बैंक में लोन अप्लाई कर लीजिए बिना प्रॉपर्टी पेपर के ही, प्री सेंक्शन बोलते हैं उसको, चाहे वो दुकान का है, चाहे मकान का है, चाहे प्लॉट का है, पहले प्री सेंक्शन कर लीजिए कि मेरी लोन की एलिजिबिलिटी कितनी बनती है, क्या बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार है या नहीं है। बैंक आपको एक सेंक्शन लेटर दे देगा कि हम आपको इतना लोन दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप ये वाली क्लोज डलवा लीजिए सेलर से एग्रीमेंट के अंदर कि प्रॉपर्टी में दिक्कत हो गई तो लोन कैंसिल माना जाएगा। प्रॉपर्टी में दिक्कत कई प्रकार की हो सकती है जो देखने से पता नहीं चलती हैं। जो प्रॉपर्टी के जो टाइटल डॉक्यूमेंट हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। टाइटल सर्च रिपोर्ट जब निकल के आएगी, बैंक से लोन लेने के एज ए बायर आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इनिशियल स्टेज पे कम से कम, क्योंकि प्रॉपर्टी की डिटेल्ड वेरिफिकेशन बैंक करता है और कोई कमी हो तो वो सामने आ जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एग्रीमेंट में जब हमने बायर और सेलर्स के नाम लिख दिए कि सौदा इनके बीच में हुआ है, मान लो ए सेलर है और बी बायर है, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है, तो जब हम ऊपर उनके नाम लिखते हैं तो हम ऐसा क्यों मान लेते हैं कि भाई ए और बी की मृत्यु नहीं होएगी रजिस्ट्री डेट तक। रजिस्ट्री डेट उसमें लिख दी 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री करवानी है और 3 महीने के अंदर अंदर बी ए को पैसा देगा और पैसा मिलने के बाद ए इतनी तारीख से पहले रजिस्ट्री कराएगा। तो उसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या बी की मृत्यु हो जाए, फिर क्या करेंगे। तो एग्रीमेंट जब बनाया जाता है, एक लीगल एग्रीमेंट जब प्रॉपरली बनाया जाता है तो उसमें जो ए और बी के जो उत्तराधिकारी हैं कानूनी रूप से, उनको भी साथ में लिखा जाता है उनके बारे में। ऐसा लिखना भी ज़रूरी है, उनके उत्तराधिकारियों को भी उसमें शामिल करना ज़रूरी है लीगल लैंग्वेज में, ताकि खुदा न खास्ता ए और बी के साथ अगर कुछ दुर्घटना हो जाए किसी प्रकार की, तो भी आपका जो सौदा है वो कैंसिल ना हो और उसके जो लीगल हियर हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, वो उस चीज़ से बाउंड रहें। एक और बात जो आमतौर पे इग्नोर कर दी जाती है एग्रीमेंट टू सेल में, वो ये है कि अगर बायर या सेलर्स में से जितने भी वो लोग हैं, उनमें से मान लीजिए आपने एग्रीमेंट बनाया इंग्लिश भाषा में, उसमें से कोई एक माताजी हैं 70 वर्ष की, उनको नहीं आती अंग्रेजी पढ़नी, आपने हिंदी में उनके साइन करवा दिए या उनका अंगूठा लगवा दिया, या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उनको नहीं आती वो पढ़नी, तो ऐसी कंडीशन में हल्का सा कानूनी खतरा ये उत्पन्न होता है कि बाद में अगर कभी विवाद हुआ तो वो व्यक्ति जिसे वो भाषा पढ़नी नहीं आती थी उस एग्रीमेंट की, वो कोर्ट में कभी भी ये बोलेगा जाते ही छूटते ही कि जनाब मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा था, मेरे से तो धोखे से साइन करा लिए थे, मेरे से तो धोखे से अंगूठा लगवा लिया था, मुझे तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, मुझे तो हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो या तो एग्रीमेंट ऐसी ही भाषा में बनाया जाए जिसे सभी पक्ष पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा उपाय ये है कि अगर 2 बायर हैं, उसमें से किसी एक को नहीं आती इंग्लिश पढ़नी, तो आप दूसरे बायर से एक एफिडेविट बनवा लीजिए
100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनवा लीजिए, उसमें उससे एक डिक्लेरेशन बनवा लीजिए एफिडेविट पे कि यह जो एग्रीमेंट टू सेल है जो इस तारीख को एंटर हुआ है इन दोनों पक्षों के बीच में, जो कि इंग्लिश भाषा में है। मुझे इंग्लिश पढ़नी आती है, मैं भी उनमें से एक बायर हूँ, और जो दूसरे क्रेता हैं, जो दूसरे बायर हैं, वो मेरे रिश्ते में ये लगते हैं और उन्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, परंतु मैंने इस पूरे एग्रीमेंट का जो भी कंटेंट था वो पढ़ के अच्छे से उनकी भाषा में उनको समझा दिया है और उन्होंने इसे अच्छे से समझ लिया है, और मैं इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ। इस प्रकार से एक एफिडेविट उनसे ले लीजिए, ताकि कल को वही व्यक्ति बोलता है कि मुझे नहीं बताया गया था, तो कम से कम जो दूसरा बायर है उसका एफिडेविट शपथ पत्र अपने पास होगा कि इन्होंने इनको इनकी भाषा में समझाया था। एक अन्य बहुत ही खतरनाक पहलू है एग्रीमेंट का, वो है कच्चा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आमतौर पे प्रॉपर्टी के सौदों में दो तरह के बनते हैं, सबको पता है। एक कच्चा एग्रीमेंट बनता है, एक पक्का एग्रीमेंट बनता है। कच्चा एग्रीमेंट तो इसलिए बनता है क्योंकि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है और सर्कल रेट पे रजिस्ट्री होती है, तो स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए और ब्लैक मनी खपाने के लिए लोग कैश में डीलिंग करते हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री 40 लाख की करवाएंगे, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र सिर्फ 40 लाख रुपए होंगे और 60 लाख रुपए का नकद लेन देन होगा। मेरा पहला सुझाव तो ये है कि कोई भी गैरकानूनी काम करने से बचना चाहिए, और मैं इसकी सलाह बिल्कुल नहीं देता। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो ही जाएं कि आप किसी से डील कर ही रहे हो किसी भी प्रकार की, तो तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि किसी के पास उस समय मोबाइल नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ केसेस में देखा है कि कोई पक्ष वीडियो बना लेता है और बाद में झंझट उत्पन्न होता है। और दूसरा मेरा सुझाव ये है कि आप कच्ची पर्ची मत बनाओ, कच्चा एग्रीमेंट मत बनाओ। अगर आपको कैश की डीलिंग भी करनी ही है, भले ही वो अनलॉफुल हो, उसका भी आप पक्का एग्रीमेंट बनाओ। पक्का एग्रीमेंट से मेरा तात्पर्य ये है कि आप उस एग्रीमेंट में भी सारी की सारी शर्तें लिखो। उस एग्रीमेंट में पूरी वैल्यू लिखो, 1 करोड़ लिखो, सारी शर्तें लिखो कि कितना पैसा नकद दे दिया है, विटनेस भी कराओ, नोटराइज भी कराओ, उसको पक्के की तरह बनाओ उसे। और बाद में अगर आप दोनों की आपसी जो भी लेन देन की ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से अगर कैश कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है और आपको चेक से पेमेंट्स करनी है और उसके बाद सर्कल रेट के हिसाब से दूसरा एग्रीमेंट बनाना है, तो आप दोनों आपसी सहमति से उस एग्रीमेंट को फाड़ सकते हो और एक दूसरा एग्रीमेंट बना सकते हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि कैश की डीलिंग हुई और उसके बाद सामने वाला नानुकुर कर रहा है पक्का एग्रीमेंट बनाने में। या फिर मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति अमर है, मृत्यु तो कभी भी किसी को कहीं पे भी आ सकती है। जिस व्यक्ति को आपने 60 लाख रुपए नकद दे दिए, अगर वो शाम को दुर्घटना में मारा गया तो वो पर्ची लेके घूमते रहना बस आप फिर ज़िंदगी भर। वो पर्ची रही, उसे लेमिनेट करके टांग लेना ड्राइंग रूम में अपने, ना प्रॉपर्टी मिलेगी ना 60 लाख रुपए मिलेंगे। तो खतरे से खाली नहीं है कैश ट्रांजैक्शंस में एंटर करना, और अनलॉफुल भी है, इससे बचिएगा। मेरा नेक्स्ट सुझाव ये है कि एग्रीमेंट टू सेल को आप प्रॉपरली रजिस्टर्ड करवाएं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, जैसे कि सेल डीड रजिस्टर्ड होती है। सिर्फ नोटराइज करा देने से, देखो वैलिड तो नोटराइज वाला भी है और वैलिड रजिस्ट्रेशन वाला भी है, परंतु रजिस्ट्रेशन अगर आप कराएंगे एग्रीमेंट टू सेल का, तो आपके जो अधिकार हैं कानूनी रूप से, वो जो एग्रीमेंट की जो वैलिडिटी है, कानूनी मान्यता है, वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई भी पक्ष आसानी से मुकर नहीं पाएगा। तो अगर आपके मन में बेईमाना नहीं है, आप पाक साफ व्यक्ति हैं, तो आप एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए इंसिस्ट कीजिए, उससे दूसरा पक्ष अपनी बात से मुकर नहीं पाएगा। बहुत सारी अवस्थाओं में मैंने देखा है कि बायर ने बेचारे ने पूरे पैसे दे दिए हैं, उसके बाद एग्रीमेंट जो सेलर है वो रजिस्ट्री कराने के लिए आनाकानी कर रहा है पूरे पैसे लेने के बावजूद। कई बार मैंने उल्टा भी देखा है कि सेलर बेचारा ईमानदार व्यक्ति है, बायर ने उसे कुछ पैसे दे के अटका रखा है और रजिस्ट्री जो टाइम डिसाइड हुआ था वो निकल गया, बायर रिमेनिंग पैसे भी नहीं दे रहा है और सेलर बेचारा लटका लटका घूम रहा है। क्योंकि व्यवहार इस प्रकार के होते हैं कि लिखने को तो लिख देते हैं बयाना जब्त हो जाएगा, टोकन मनी फॉरफिट हो जाएगा, परंतु कई बार
ऐसी परिस्थितियां होती है, रिश्तेदारों में प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, दोस्तों में प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, सामाजिक दबाव होते हैं, हर चीज़ कानून के हिसाब से तो चल नहीं सकती। तो अगर आप एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर करवाएंगे तो उसे एक फ़ायदा और होगा। कई बार जो घपलेबाज व्यक्ति होते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं, वो एक ही प्रॉपर्टी को बेचने के 2-2, 3-3 एग्रीमेंट टू सेल अलग अलग पार्टीज के साथ कर देते हैं। जा क्या रहा है, यही तो लिखना है कि पहले इस संबंध में कोई सौदा नहीं हुआ है और तुमसे भी एग्रीमेंट कर लिया, इससे भी कर लिया, उससे भी कर लिया। अब अगर तीनों लोग आ गए कोर्ट में कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और उन तीनों में से आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो आपको प्राथमिकता मिलेगी उन दोनों के मुकाबले में जिनके एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। आपके एग्रीमेंट की लीगल वैल्यू हायर है, इट इज़ ए लॉफुल एग्रीमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड जिस पे आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की है, तो आप ऐसी अवस्थाओं में भी सुरक्षित होते हो अगर आप एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड करवाते हो। परंतु लोग आलस करते हैं कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रिकॉशन आपको ये लेना है कि जो भी पेमेंट आ जा रही है एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो मेंशन है, तो अगर आप सेलर हैं तो बायर जो आपको पेमेंट दे रहे हैं वो बायर के अकाउंट से ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी आप मिस्टर ए को बेच रहे हैं और पैसे मिस्टर जेड दे रहे हैं आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मिस्टर जेड बाद में अगर कोर्ट में चले गए कि मैंने तो इनको पैसे दिए थे, इन्होंने प्रॉपर्टी मुझे नहीं बेची, तो आप फंस जाओगे। या जेड बोलेगा मैंने तो इनको लोन दिया था, इन्होंने वापस नहीं किया, मेरी तो इनसे कभी प्रॉपर्टी लेन देन की बात ही नहीं हुई, ना ही मेरे कोई एग्रीमेंट टू सेल पे साइन है। तो एज ए रूल, एज ए प्रिंसिपल, बायर्स को अपने अकाउंट से ही सेलर्स के अकाउंट में पेमेंट करनी चाहिए और सेलर्स को सिर्फ और सिर्फ बायर्स के अकाउंट से ही पेमेंट्स अपने अकाउंट में लेनी चाहिए और उसी रेशो में लेनी चाहिए, उसी अनुपात में लेनी चाहिए जिस अनुपात में वो प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जब हम डिटेल्स डाल रहे हैं तो उसके अंदर हम ये भी एक टर्म्स एंड कंडीशन में डाल दें कि इस प्रॉपर्टी के अगर ये 3 मालिक हैं तो ये इस अनुपात में मालिक हैं। एक और जो सावधानी रखनी चाहिए एग्रीमेंट टू सेल में वो है इंडिमनिटी की, कि भाई इंडिमनिटी का मतलब होता है, हिंदी वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका। इंडिमनिटी का मतलब होता है कि अगर तुम्हें कोई हानि हो गई तो मैं जिम्मेदार। तो बायर क्योंकि सेलर से प्रॉपर्टी ले रहा है और सेलर उसे 10 चीज़ें बता रहा है प्रॉपर्टी के बारे में कि इस पे कोई बैंक लोन नहीं है, कोई कोर्ट में चक्कर नहीं है, प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट पूरे हैं, कोई कोर्ट का नोटिस नहीं आ रखा है। अब बायर हर चीज़ तो चेक नहीं कर सकता, तो बायर तो सेलर पे यकीन कर रहा है कि ये लिख दिया इसने तो ऐसा ही होगा। तो एक क्लॉज ऐसी डालनी चाहिए बायर की तरफ से कि भाई सेलर ने जो भी बातें कही हैं अगर उसमें कोई भी बात गलत पाई गई तो बाद में भी, अभी अभी की बात नहीं है, क्या पता रजिस्ट्री होने के बाद पता चले, तब तो फिर कुछ और मामला ख़राब हो चुका हुआ तब तक। तो मुझे अगर एज ए बायर किसी भी तरह का लॉस हुआ या मेरे ऊपर किसी ने केस किया, इनमें से कोई भी बात अगर झूठी पाई गई या कोई टाइटल डॉक्यूमेंट गुम हो गया आपसे, उसका किसी ने दुरुपयोग कर लिया, या आप कह रहे हो मुझे अभी नहीं मिल रहा है मैं बाद में ढूंढ के दे दूंगा, तो मुझे आप इंडेमनीफाई करिए। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि अगर सेलर रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है तो हम क्या करें, या बायर ने जो टाइम डिसाइड हुआ था एग्रीमेंट टू सेल के अंदर उस दौरान पूरी पेमेंट नहीं की है और वो बायर पूरी पेमेंट करके रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है तो हम क्या करें। तो इस मामले में 2 बातें हैं कि या तो जो आपने एग्रीमेंट टू सेल में शर्त लिखी है कि भाई अगर आपने पैसे पूरे नहीं दिए तो मैं टोकन मनी फॉरफिट कर लूँगा, जब्त कर लूँगा आपका बयाना एडवांस मनी, आप उस पर एक्ट कर सकते हैं लॉफुली। और अगर सेलर रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है तो ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है बायर के लिए। में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल करना पड़ता है, दावा फाइल करना पड़ता है और फिर कोर्ट के माध्यम से आदेश लाना पड़ता है। एग्रीमेंट टू सेल के संदर्भ में ये भी समझ लीजिए कि भले ही आपने किसी को पूरे पैसे दे दिए हों प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट टू सेल के अंडर, 100% पेमेंट देने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी पे आपका 1% का भी दावेदारी कानूनी रूप से टाइटल डॉक्यूमेंट ओनरशिप की नहीं बनती। यानी
एग्रीमेंट टू सेल अपने आप में कानूनी रूप से प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं कर देता। प्रॉपर्टी अभी भी सेलर की ही है, भले ही कब्जा आपको उसने दे भी दिया हो एक बार के लिए, तो भी आप प्रॉपर्टी के मालिक एग्रीमेंट टू सेल होने से और पूरी पेमेंट करने से और पोजेशन लेने से भी उस प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं बनते। प्रॉपर्टी के मालिक आप तभी बनोगे जब सेल डीड एग्जीक्यूट होगी, जिसे रजिस्ट्री भी कहते हैं, कन्वेंस डीड भी कह देते हैं।